नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निश्चित रूप से प्रयासरत होंगे। मैं आपका दोस्त दैनिक समसामयिकी की सीरीज लेकर आपके बीच में उपस्थित हूं। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत दो शब्द मोटिवेशनल कोट से करना चाहेंगे। देखिए यहाँ 4 लाइन बड़ी सुंदर सी दी गई है। कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है, भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग उसमें हमें भरना है। मतलब यकीन करिए कि आपको परिश्रम के बल पर ही अपनी सफलता को अर्जित करना है और आप उस सफलता के लिए ही बने हो। इसी क्रम में आपको निरंतर प्रयास करते रहना है। इसी क्रम में आपसे सिर्फ इतना गुजारिश रहेगा कि आप सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहें। यह सेशन आपके लिए और आपके सपनों को साकार करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और देखें महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह सीरीज। देखिए दिया गया है पहला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? विकल्प हमारे देखिए, पहला दिया गया है 65वां, दूसरा दिया गया 51वां, तीसरा दिया गया 18वां, चौथा दिया गया 22वां। यहां जो सही विकल्प होगा दोस्तों, विकल्प नंबर ए सही होगा। हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इसी क्रम में अगर हम बात करें इसकी स्थापना की कब होती है तो 1 जनवरी 1958, 1 जनवरी 1958 में होता है। और इसका मुख्यालय कहां है तो नई दिल्ली। कहां है? नई दिल्ली में है। और यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसी क्रम में अगर हम बात करें मित्रों कि इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है तो आप ध्यान रखेंगे समीर वी कामत जी जो हैं ये वर्तमान में डीआरडीओ के प्रमुख हैं। यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में आपको याद रखना है कि इसका उद्देश्य क्या है, इसका कार्य क्या है। तो भारत को अत्याधुनिक हथियारों से या अत्याधुनिक हथियारों को उपलब्धता कराना यह इसका मुख्य उद्देश्य है, आपको ध्यान रखना है। इसी क्रम में अगर हम बात करें यहां से एक अन्य संस्थान के बारे में भी पूछा जाता है, इसरो को भी आपको याद रखना है। इसरो के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को की जाती है और इसका मुख्यालय बंगलुरु में स्थित है। और वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है तो शोभनाथ जी हैं। कौन है? शोभनाथ जी हैं। यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में यहां जो महत्वपूर्ण क्रम दिए हुए हैं यहां से भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे अगर पूछा जाए 51वां तो आप ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय नौसेना दिवस का 51वां क्रम अभी हाल ही में आयोजित किया गया था। और कब आयोजित होता है तो 4 दिसंबर को राष्ट्रीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी क्रम में अगर हम बात करें 18वां की तो आपको इसको जरूर याद रखना है क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में यह प्रश्न कहीं ना कहीं आपको जरूर दिखाई देगा। अगर आपसे पूछा जाए कि G20 देशों की 2023 में बैठक जो कि भारत में बुलाई जानी है इसका क्रम कौन सा है तो आप मित्रों याद रखें इसका क्रम 18वां है। 17वां 2022 में इंडोनेशिया के बाली में आयोजित किया गया था। इसी क्रम में आपको भूलना नहीं है 22वां भी याद रखें क्योंकि यहां से क्रम से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप याद रखेंगे फीफा विश्व फुटबॉल विश्व कप का आयोजन जो कि दोहा कतर में किया गया था। तो यह क्रम कौन सा था तो यह भी आप याद रखेंगे इसका क्रम 22वां था। कौन था? 22वां था। इसी क्रम में आपको नहीं भूलना है 22वां क्रम कॉमनवेल्थ गेम का भी था। इसका आयोजन कहां किया गया था तो आपको याद रखना है कॉमनवेल्थ गेम 2022 का आयोजन कहां किया गया था तो इंग्लैंड के बर्मिंघम में किया गया था। यह भी याद रखेंगे। और 23वां कहां किया जाएगा जो कि 2026 में होगा तो आप याद रखेंगे इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। इसी क्रम में हम लोग रिवीजन की सीरीज को पुनः फॉलो करते हैं और अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों को रिवाइज करते रहेंगे। देखिए दुनिया का सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज चिनाब रेलवे पुल के गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन किया गया। कहां किया गया तो यह जम्मू कश्मीर में किया गया। अब यहां से प्रश्न आपसे
आपसे पूछा जा सकता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है, तो चिनाब नदी पर बनाया गया है और कहां से संबंधित है, जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। इसी क्रम में हम लोगों ने हाल ही में पढ़ रखा है कि भारत में रबर डैम का निर्माण किस नदी पर किया गया है, तो फाल्गु नदी पर किया गया है और वह किस राज्य से संबंधित है, तो बिहार राज्य से संबंधित है। इसी क्रम में अगला देख लीजिए, केंद्र सरकार द्वारा 2023 में इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का आयोजन कहां किया जाएगा, तो यह कोलकाता में किया जाएगा, यह भी आपको याद रखना है। आइए दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न को देखें। अगला अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पुनः दिया गया है, हाल ही में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। देखिए यहां दिया गया है आदित्य मित्तल, दूसरा कौस्तुभ चटर्जी, तीसरा दिया गया है डी गुकेश, चौथा दिया गया है इनमें से कोई नहीं। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा दोस्तों, यह विकल्प नंबर बी सही होगा, कौस्तुभ चटर्जी। इनका संबंध नई दिल्ली, कहां से, नई दिल्ली से है और ये भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में हाल फिलहाल में आप याद रखेंगे कि 77वें भारत के ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो आप याद रखें आदित्य मित्तल जो हैं ये भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर थे। 76वें कौन थे, तो प्रणव आनंद थे, यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में आपको नहीं बोलना है डी गुकेश के बारे में। अगर पूछा जाए भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो आप ध्यान रखेंगे ग्रैंड मास्टर के रूप में डी गुकेश, कौन, डी गुकेश थे, यह भी आपको याद रखना है। अब बात हो रही है शतरंज की, तो यहां के जो संस्थान है इसको जरूर आपको याद रखना है, जिसे फीडे के नाम से जाना जाता है। आप ध्यान रखें अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ जिसे फीडे के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना कब होती है, तो 20 जुलाई 1924 की होती है और इसका मुख्यालय कहां है, लुसाने स्विट्जरलैंड में है, यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में आप याद रखें कि अंतरराष्ट्रीय महासंघ के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो विश्वनाथन आनंद जी को नियुक्त किया गया है, यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। इसी क्रम में आप यह भी याद रखें कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर पुरुष वर्ग के रूप में अगर बात किया जाए तो विश्वनाथन आनंद जी थे, और अगर महिला वर्ग की बात करें तो विजय लक्ष्मी, कौन, विजय लक्ष्मी थी, यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में आपको याद रखना है खेल के से संबंधित एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है जिसका नाम आप परिवर्तित करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया है। पहले इसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। तो यह पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे, तो विश्वनाथन आनंद जी थे, यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो आप याद रखेंगे शरद कमल, कौन है, शरद कमल है। इनका खेल क्या है, तो टेबल टेनिस से संबंधित है, यह भी आपको याद रखना है। एक अत्यंत महत्वपूर्ण आप याद रखेंगे कि भारत के लिए अभी तक सर्वाधिक विश्व कप का खिताब किस खेल में और किस खिलाड़ी के द्वारा जीता गया है, तो आप याद रखेंगे बिलियर्ड्स में जीता गया है, खेल का नाम बिलियर्ड्स है, और किसने जीता है, तो पंकज अडवाणी ने जीता है, यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। इसी क्रम में अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व के सबसे कम उम्र के शतरंज के ग्रैंड मास्टर कौन है, तो अभिमन्यु मिश्रा है, जिनका संबंध यूएसए के है और ये भारतीय मूल के हैं, यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में आइए दोस्तों पुनः रिवीजन की सीरीज को हम लोग देखते हैं। देखिए अरुणाचल प्रदेश में पहली बार स्टील स्लैग सड़क बनाने की घोषणा की गई है, तो सीमा सड़क संगठन जिसे बीआरओ के नाम से जाना जाता है, इनके सहयोग से बनाए जाने की घोषणा की गई है। अगला है ब्लॉकचेन तकनीकी के माध्यम से किसानों को बीज वितरित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो झारखंड बना है, और झारखंड की राजधानी क्या है, रांची है। और आपसे कई बार प्रश्न पूछा गया है कि कर्क रेखा के समीप भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी राजधानी सबसे समीप है, तो झारखंड की राजधानी रांची है, यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में आइए हम लोग अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहे यश चंद्रशेखर किस राज्य के नए सलाहकार परिषद के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। देखिए पहला विकल्प दिया गया उत्तर प्रदेश, दूसरा केरल, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उड़ीसा। यहां जो सही विकल्प हमारा है विकल्प नंबर सी सही है, महाराष्ट्र राज्य के आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आप याद रखेंगे यश चंद्रशेखर
चंद्रशेखर जी को नियुक्त किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो महाराष्ट्र राज्य की जो अर्थव्यवस्था है, ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था कैसे बनाई जाए, इसी के लिए या अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने के लिए आर्थिक सलाहकार परिषद के रूप में प्रमुख के रूप में एस चंद्रशेखर जी को नियुक्त किया गया है। अगर बात करें महाराष्ट्र से, तो यह हाल फिलहाल के दिनों में काफी चर्चा में भी है, तो आप यहां से प्रश्न बनने की संभावना भी है, तो आप ध्यान रखेंगे। महाराष्ट्र राज्य से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको याद रखें। जैसे अगर पूछा जाए कि यहां पर हाल ही में मुख्यमंत्री ने शपथ लिया है, कौन है? तो एकनाथ शिंदे जी ने यहां पर मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। उप मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस हैं और राज्यपाल के रूप में भगत सिंह कोश्यारी जी हैं, यह भी याद रखना है। इसी क्रम में आपको याद रखना है दिव्यांगजन विभाग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? महाराष्ट्र है। साथ ही साथ आपसे पूछा जा सकता है कि लोकपाल के दायरे में लाने वाला मंत्रिपरिषद को और मुख्यमंत्री को लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो यह भी महाराष्ट्र है। कौन है? महाराष्ट्र है। साथ ही साथ आपसे पूछा जाता है एक प्रश्न कि गणेश उत्सव और तिलक उत्सव का आयोजन कहां किया जाता है? तो यह महाराष्ट्र राज्य में किया जाता है। आपसे पूछा जाता है महाराष्ट्र के सुकरात के नाम से किसे जाना जाता है? तो गोविंद रानाडे जी को महाराष्ट्र का सुकरात के नाम से जाना जाता है। इसी क्रम में आपको याद रखना है भारत के सबसे कम उम्र के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये राहुल नार्वेकर हैं, यह भी याद रखना है। इसी क्रम में अगर हम बात करें अन्य जानकारियों के परिप्रेक्ष्य में, तो उत्तर प्रदेश से आपको बहुत सारी चीजें जो हैं काफी चर्चा में रही हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि पहला पैरा बैडमिंटन अकादमी कहां स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। अगर पूछा जाए नाइट सफारी पार्क स्थापित किए जाने की घोषणा कहां की गई है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है यह लखनऊ में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। पहला ब्रह्मोस विनिर्माण अकादमी कहां स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो आप ध्यान रखेंगे यह भी लखनऊ में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। आइए इसी क्रम में अगले महत्वपूर्ण जानकारी को हम देखें। देखिए, प्रोजेक्ट जोरावर शुरू किया गया, किसके द्वारा? भारतीय सेना के द्वारा प्रोजेक्ट जोरावर प्रारंभ किया गया। अगला हमारा है, हाल ही में पशुओं में लंपी त्वचा रोग से बचाने के लिए लंपी प्रोवैक, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लंपी प्रोवैक वैक्सीन का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इंडियंस के द्वारा हिसार में यह किया गया, यह भी ध्यान रखेंगे। और साथ यहां से यह भी याद रखेंगे कि भारत में लंपी जो बीमारी है उसको बचाने के लिए स्वदेशी दवा बनाई गई है, यह भी काफी चर्चा में रहा है। इसी क्रम में आपको याद रखेंगे कि हाल ही में पशुओं का मेला लगता है, कहां लगता है? तो आप ध्यान रखेंगे कहां लगता है? तो आप याद रखेंगे राजस्थान के किस जगह पे पशुओं का मेला लगता है? तो अजमेर में लगता है, जहां पर पशुओं के मेले में पशुओं को ले जाने से वंचित किया गया था। किस कारण? तो लंपी बीमारी के कारण इसे वंचित किया गया था, यह भी आपको याद रखना है। आइए अगले महत्वपूर्ण जानकारी को देखें। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पहला 54 स्टारलिंक V2.0 उपग्रह प्रक्षेपित किया है? यहां देखिए विकल्प दिया गया है, नासा, दूसरा दिया गया है इसरो, तीसरा स्पेसएक्स, चौथा जाक्सा। जो सही विकल्प होगा यह विकल्प नंबर डी सही होगा, जाक्सा। अगर हम बात करें कि जाक्सा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है, तो ये जापान की, कहां की? जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है। साथ ही साथ अगर हम बात करें जापान की, तो यहां की राजधानी क्या है? टोक्यो। क्या है? टोक्यो है। और ये जो आप ध्यान दें 54 स्टारलिंक V2.0 ये किस प्रकार का उपग्रह है? तो ये संचार उपग्रह है। कौन सा है? संचार उपग्रह है। और इसको लॉन्च किसके व्हीकल के आधार पर किया गया है? तो फाल्कन 9 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अगर हम बात करें फाल्कन 9 की, तो ये किसका है? तो ये स्पेस एक्स का फाल्कन 9 है, इसी के द्वारा लॉन्च किया गया है स्टारलिंक V2.0 जो कि जापान से संबंधित है और यह संचार उपग्रह है। इसी क्रम में आपको याद रखना है जापान के प्रधानमंत्री कौन है? तो फूमियो कसीदो जो हैं ये वर्तमान में जापान के क्या हैं? प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री हैं। इसी क्रम में आपको याद रखना है जापान मुख्यतः 4 द्वीपों पर बसा हुआ है। कौन कौन से द्वीप हैं? तो आप याद रखेंगे होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु, ये इनका क्रम है। आप इसी क्रम के आधार पर याद रखेंगे। इसी क्रम में आप याद रखें हाल ही में यहां के सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री शिंजो आबे जी का गोलियों से मारकर नारा में हत्या कर दिया गया था। तो इनके द्वारा क्वाड देशों की स्थापना की गई थी। अब क्वाड देशों में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो आप याद रखेंगे जापान शामिल है, इंडिया शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है और यूएसए शामिल है। इनको क्वाड देशों के नाम से जाना जाता है और इसकी स्थापना 2007 में किया जाता है। साथ ही साथ क्वाड देशों की चौथी बैठक कहां बुलाई जाती है? तो ये जापान की राजधानी टोक्यो में बुलाया जाता है। इसी क्रम में आप याद रखेंगे 5वां बैठक कहां बुलाया जाएगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया में बुलाया जाएगा। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। इसी क्रम में अगर हम बात करें कुछ प्रक्षेपणों की जो कि यहां दिया गया है, अगर बात करें नासा की तो हाल ही में आर्टेमिस मिशन, यह चंद्रमा मिशन है। यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह भी फाल्कन 9 के द्वारा इसे भी लॉन्च किया गया है। अगर हम बात करें इसरो की तो आप याद रखेंगे गगनयान मिशन कब प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2024 में लक्ष्य रखा गया है गगनयान प्रक्षेपित करने का। किसके द्वारा? तो GSLV MK3 के द्वारा प्रक्षेपित किए जाने का उद्देश्य रखा गया है। और आप स्पेस एक्स के बारे में जान ही रहे हैं। ये एलन मस्क की कंपनी है और ट्विटर को हाल ही में किसने अधिग्रहित किया है? तो एलन मस्क ने $44 बिलियन में अधिग्रहित किया है ट्विटर को। इसी क्रम में इसरो से आपको जरूर याद रखना है हाल ही में इसरो के द्वारा ही SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल उपग्रह को भेजने के लिए लॉन्चिंग पैड बनाया गया है और इसके द्वारा आजादी सेट को लॉन्च किया गया था और यह निष्क्रिय असफल हुआ है। इसको भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में आपको याद रखना है PSLV C52, इसके द्वारा EOS 04 को, जो कि 2022 का पहला प्रक्षेपण था और यहां EOS का अर्थ है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, इसको लॉन्च किया गया था फरवरी में। और इसरो के द्वारा ही PSLV C53 के द्वारा सिंगापुर के 3 उपग्रहों को भेजा गया था। यह भी याद रखेंगे। अगर हम बात करें यहां अन्य जानकारी के परिप्रेक्ष्य में तो आप याद रखेंगे ईरान का हाल ही में एक प्रक्षेपण किया गया है। इसका नाम क्या है? नूर। ईरान का प्रक्षेपण किया गया है, इसका नाम है नूर। अगर हम बात करें यूएई का तो हाल ही में राशिद नामक रोवर को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो यह भी फाल्कन 9 के द्वारा। किसके? फाल्कन 9 के द्वारा इसे भी लॉन्च किया गया है। अगर नूरी पूछ लिया जाए तो दक्षिण कोरिया का होगा। तियानबेन फर्स्ट पूछ लिया जाए तो यह चीन का होगा। आपको याद रखना है। आइए इसी क्रम में रिवीजन की सीरीज को पुनः देखते हैं। देखिए हाल ही में यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है। किसे? तो गुजरात के प्रसिद्ध गरबा नृत्य को शामिल किए जाने की यहां घोषणा की गई है। आपको याद रखना है। महाराष्ट्र सरकार ने दिव्यांग पार्क स्थापित किए जाने की घोषणा की है। कहां? तो यह नागपुर में स्थापित किया जाएगा। यह भी आपको याद रखना है। अगले महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में देखें हाल ही में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहां प्रारंभ किया गया? तो देखिए पहला दिया गया कोलकाता, दूसरा दिया गया हैदराबाद, तीसरा मुंबई, चौथा दिया गया नागपुर। यहां जो सही विकल्प होगा नागपुर विश्वविद्यालय में 108वीं, क्रम याद रखेंगे, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस को आयोजित किए जाने की घोषणा की गई है। कब से? तो 3 जनवरी से लेकर यह 7 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। अगर हम बात करें इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी तो वर्चुअली मोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका वर्चुअली रूप से इसकी अध्यक्षता की गई। साथ ही साथ इसका थीम याद रखेंगे महिलाओं का योगदान और सतत विकास में विज्ञान की महत्ता जो है यह 2022 के भारतीय विज्ञान कांग्रेस की थीम रखी गई है। इसी क्रम में आपको याद रखना है कि ये 107वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस की
को कहां आयोजित किया जाता है? तो इसका आयोजन बंगलुरु में किया गया था, यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि भारतीय विज्ञान कांग्रेस की सबसे पहली बार आयोजन कब किया जाता है? तो सबसे पहली बार कब की जाती है? तो 1914 ईस्वी में किया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। अब बात यहां हो रही है नागपुर की, तो यहां से एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार पूछा जाता है। अगर पूछा जाए कि विश्व हिंदी सम्मेलन की पहली बैठक कब बुलाई गई थी और कहां बुलाई गई थी? तो 10 जनवरी 1975 को नागपुर में बुलाया गया था। कहां बुलाया गया था? नागपुर में बुलाया गया था। इसी कारण दोस्तों 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी क्रम में आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपकी बार 2023 का जो हिंदी दिवस का आयोजन किया जाएगा वो कहां किया जाएगा? तो फिजी देश 2023 में फिजी के नाडी में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, यह भी आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए विश्व हिंदी संग्रहालय कहां पर स्थापित किया गया है? तो मॉरिशस में किया गया है, यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में आइए हम लोग अगले महत्वपूर्ण जानकारी को सीखें। देखिए यहां दिया गया 11वें राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का आयोजन किया गया। इसके तहत विभिन्न दलहनी और तिलहनी फसलों का उन्नत बीज वितरण की नीति बनाई गई। किस सरकार के द्वारा? तो मध्य प्रदेश में और ग्वालियर में इसका आयोजन किया गया। पूर्वोत्तर भारत का पहला ड्रोन स्कूल खोला गया, और यह कहां खोला गया? इसका उद्देश्य भारत को ड्रोन तकनीकी में उत्कृष्ट बनाना है, तो यह असम के गुवाहाटी में खोला गया, यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में आइए अगले महत्वपूर्ण जानकारी को देखेंगे। हाल ही में किस राज्य में चुनाव आयोग ने मिशन 929 लॉन्च किया है? यहां देखिए, यहां आपको ध्यान रखना है, भारतीय चुनाव आयोग के बारे में पूछा जा रहा है और मिशन 929 लॉन्च किया है। तो हमारे विकल्प पहले देखिए, असम है, दूसरा नागालैंड है, तीसरा मिजोरम है, चौथा त्रिपुरा है। यहां जो सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर हमारा डी सही है, त्रिपुरा। अगर हम बात करें यहां मिशन 929 का क्या उद्देश्य है, तो आप याद रखें कि त्रिपुरा में 2023 में चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव होना है, और यहां पर जो पोलिंग स्टेशन है या पोलिंग बूथ है, मतदान केंद्र है, इनकी संख्या कितनी है? 929 है। साथ ही साथ जब 2018 में यहां चुनाव हुआ था तो यहां मतदान की प्रतिशतता 89% रही है, और इसको बढ़ाकर 92% करने का उद्देश्य किसका है? तो चुनाव आयोग का है। इसको भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में अगर हम बात करें विधानसभा की सीटें कितनी हैं, तो आप याद रखें यहां विधानसभा की सीटें 60 सीटें हैं। वर्तमान में यहां के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो आप याद रखें डॉक्टर मानिक साहा जी यहां के मुख्यमंत्री के रूप में हैं। इसी क्रम में बात हो रही है चुनाव आयोग की, तो यहां से बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए क्रम में हम उनको रिवाइज कर लेते हैं। अगर बात की जाए भारतीय चुनाव आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग का इसका गठन कब होता है? तो 25 जनवरी 1950 ईस्वी को होता है। इसी कारण 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी क्रम में अगर हम बात करें तो यहां पहले इसके चुनाव आयुक्त भारत के कौन चुने जाते हैं? तो सुकुमार सेन। कौन है? सुकुमार सेन जी को चुना जाता है, जबकि महिला के रूप में वीएस रमा देवी। कौन? वीएस रमा देवी को चुना जाता है। इसी क्रम में अगर हम बात करें वर्तमान में कौन है, तो राजीव कुमार जी जो हैं ये भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में हैं। इसी क्रम में अगर हम बात करें कि निर्वाचन आयोग किस भाग में वर्णित है, तो भाग 15 में, और अनुच्छेद आपको नहीं भूलना है, अनुच्छेद की बात करें 324 से 329 तक वर्णित है। और मतदान किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो आप याद रखेंगे मतदान 326 में है। और आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है 21 वर्ष मतदान की आयु को घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया, तो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। हाल ही में भारत के पहले मतदाता का निधन हो गया है। इनका नाम क्या था, तो श्याम शरण
नेगी, श्याम शरण नेगी, इनका संबंध किस राज्य से है? हिमाचल प्रदेश से है, आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए कि विश्व का, भारत का सबसे ऊंचा जो पोलिंग स्टेशन है उसका नाम क्या है, तो तासी गंग, तासी गंग है, और ये कहां से संबंधित है? यह भी हिमाचल प्रदेश से है, आप ध्यान रखेंगे। अगले महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में आइए हम लोग रिवीजन की सीरीज को देखते हैं। बेहतर उद्योग और अनुसंधान एवं विकास में सहयोग के लिए मंथन मंच का आयोजन शुभारंभ किया गया, किस सरकार के द्वारा? भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय के द्वारा। इसी क्रम में हमको यहां याद रखना है कि भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की हाल ही में नियुक्ति हुई है। कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अजय कुमार सूद, अजय कुमार सूद को नियुक्त किया गया है, यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में हाल ही में हम लोगों ने बात किया आर्थिक सलाहकार परिषद की, जो कि महाराष्ट्र राज्य स्थापित कर रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत के आर्थिक सलाहकार परिषद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अनंत वी नागेश्वरन जी को नियुक्त किया गया है भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में। अगला हमारा है मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप ऑनलाइन मार्केट प्लस एक्वा बाजार की शुरुआत की गई, कहां या किसके द्वारा? तो यहां मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ये कौन है? तो पुरुषोत्तम रूपाला जी हैं, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है, आप याद रखेंगे। अगले हमारी जानकारी के रूप में देखें, हाल ही में कौन सा भारतीय शहर मई 2023 तक 100% सीवेज सुविधा वाला पहला शहर होगा? देखिए पहला दिया गया हैदराबाद, दूसरा चेन्नई, तीसरा जयपुर, चौथा लखनऊ। यहां जो सही विकल्प हमारा है, विकल्प नंबर ये सही होगा, हैदराबाद जो है मई 2023 तक भारत का पहला 100% सीवेज वाला राज्य होने वाला है, यह भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करें हैदराबाद से, तो यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि ऑपरेशन पोलो का संबंध किस राज्य को भारत के अभिन्न हिस्से में मिलाने के लिए प्रारंभ किया गया था, और ये 1948 में, तो आप ध्यान रखेंगे हैदराबाद। कौन? हैदराबाद। और यहां के शासक कौन थे? तो यह भी पूछा गया है, निजाम जो थे यहां के शासक थे, यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में यह किसका कार्य था या किसके सहयोग से? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के सहयोग से यह कार्य हुआ था। और इनकी नीति के बारे में पूछा गया है, तो गाजर और छड़ी की नीति के आधार पर हैदराबाद को भारत के अभिन्न हिस्से के रूप में मिलाया गया, यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में अगर आज वर्तमान समय में हैदराबाद की बात करें, तो हैदराबाद से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न पूछा जा सकता है कि हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह मूसी नदी के तट पर स्थित है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि हैदराबाद वर्तमान में किस राज्य की राजधानी है? तो यह तेलंगाना राज्य की राजधानी के रूप में है। अगर बात करें तेलंगाना का गठन कब होता है, तो 2 जून 2014 को भारत के नवीनतम और 29वें राज्य के रूप में गठन किसका होता है? तो तेलंगाना राज्य का गठन होता है। किससे अलग होता है? तो आप ध्यान रखेंगे आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य का गठन किया जाता है। अगर बात करें वर्तमान में यहां के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो के चंद्रशेखर राव जी तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री हैं। साथ ही साथ मिल विजय सौंदरराजन जो हैं यहां की राज्यपाल के रूप में हैं। इसी क्रम में अगर हम बात करें तेलंगाना जो है ये द्विसदनात्मक राज्य के रूप में है। इसी क्रम में आपको याद रखना है यहां कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है राज्यसभा की सीटों के बारे में। राज्यसभा की सीटें कितनी है? 7 हैं। और अगर बात की जाए लोकसभा की तो ये 17 सीटें हैं। बात की जाए विधानसभा की, तो विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो 199 सीटें हैं। अगर यही बात की जाए विधान परिषद की सीटें कितनी हैं? तो 40 सीटें हैं। यह भी आपको याद रखना है। यहां से एक फेस्टिवल याद रखेंगे, बथुकम्मा फेस्टिवल, जिसे फूलों का त्योहार कहा जाता है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो तेलंगाना राज्य से संबंधित है। यह भी आपको याद रखना है। यकीन है ये सारी जानकारियां आपको पसंद आई होंगी। आइए इसी क्रम में 2 प्रश्न और याद रखेंगे। हैदराबाद से चर्चा में रहा है मोस्ट जीआई पॉपुलर का टैग किसे दिया गया है? तो हैदराबादी हलीम को।
साथ ही साथ ग्रीन सिटी अवार्ड से किस भारतीय एकमात्र शहर को सम्मानित किया गया है? हैदराबाद को। साथ ही साथ ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में किन दो शहरों को चुना गया है? तो हैदराबाद और मुंबई को चुना गया है। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। आइए मित्रों, पुनः रिवीजन की सीरीज को देखते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप लॉन्च किया गया और किसके द्वारा? तो भारतीय उद्योगपति रतन टाटा जी के द्वारा दिया गया है, यह भी याद रखेंगे। केंद्र सरकार ने गौतम बुद्ध नगर में भारत का पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो यह कहां संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश के नोएडा से संबंधित है, यह भी आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए अंतरराष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया था? तो ग्रेटर नोएडा में आयोजन किया गया था। साथ ही साथ जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का संबंध किस राज्य से है? तो उत्तर प्रदेश के नोएडा से है, यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में आइए अगले महत्वपूर्ण जानकारी को देखें। हाल ही में कौन सा देश ने यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपना लिया है? देखिए विकल्प दिया गया है, पहला डेनमार्क, दूसरा लाटविया, तीसरा क्रोएशिया, चौथा मिस्र। यहां जो सही विकल्प हमारा है क्रोएशिया है। कौन सा है? क्रोएशिया है। इसकी राजधानी क्या है? जाग्रेब जो है इसकी राजधानी है और यह यूरोप महाद्वीप का देश है। कहां का? यूरोप महाद्वीप का देश है। इसकी पहली मुद्रा का नाम क्या था? तो कुना इसकी मुद्रा का नाम था और यह यूरोपीय संघ में कब शामिल हुआ था? तो 2013 में यूरोपीय संघ में शामिल हुआ था। कौन? क्रोएशिया। इसी क्रम में अगर हम बात करें तो आपको जरूर याद रखना है कि यूरो को राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में जारी करने वाला ये किस क्रम का देश है? तो ये 20वां यूरोपीय देश है। कौन सा है? 20वां यूरोपीय देश है, यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में बात हो रही है यूरोपीय की, तो आप यूरोपीय संघ के बारे में तो आप याद रखें कि इसमें प्रेजेंट समय में देशों की संख्या कितनी है? 27 देश शामिल हैं और इसका मुख्यालय कहां है? तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय स्थित है। इसी क्रम में आप देखिए यहां क्रोएशिया का एक पिक्चर दिखाया गया है। अब यहां से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि क्रोएशिया निम्न में से किन देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो देखिए यहां बोस्निया एंड हर्जेगोविना है। साथ ही साथ आप देखिए यहां एड्रियाटिक सी है। साथ ही साथ यहां देखिए लुजबलजाना है जो कि स्लोवेनिया की राजधानी है। फिर यहां आप देखिए आपका यहां हंगरी है। हंगरी की राजधानी क्या है? तो आप याद रखेंगे हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। यहां देखिए सर्बिया आपका है। ये सारे देश जो है ये किससे अपनी सीमा साझा करते हैं? तो आप याद रखेंगे ये क्रोएशिया से अपनी सीमा साझा करते हैं। आइए इसी क्रम में रिवीजन की सीरीज को पुनः देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी पीढ़ी के एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। यह 2G एथेनॉल संयंत्र इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा निर्मित किया गया। तो इसका आयोजन कहां किया गया? तो हरियाणा के पानीपत में। और पहला कहां किया गया है? तो बिहार के पूर्णिया में किया गया है। यह भी आपको याद रखना है। 9 से 13 अगस्त तक मुंबई में 22वें भारत रंग महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो महाराष्ट्र राज्य के, अभी हम लोगों ने बात कर रखा है कि राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी हैं, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। यह भी आपको याद रखना है। आइए अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में परमाणु ऊर्जा के नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? देखिए विकल्प पहला दिनेश कुमार शुक्ल है, दूसरा आर वेंकट रमणी है, तीसरा विनय मोहन क्वात्रा है, चौथा DY चंद्रचूड़ है। अत्यंत महत्वपूर्ण विकल्प भी है। तो आप यहां देखें प्रश्न के उत्तर जो हमारा होगा ये विकल्प नंबर ये सही होगा, दिनेश कुमार शुक्ल जी को नियुक्त किया गया है। अगर बात करें मित्रों भारत में परमाणु ऊर्जा के बारे में, तो परमाणु ऊर्जा के भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो होमी जहांगीर भाभा को परमाणु ऊर्जा का भारत में जनक माना जाता है। इसी क्रम में अगर हम बात करें इस नियामक की स्थापना कब होती है? तो आप याद रखें 15 नवंबर 1983 ईस्वी में इसकी स्थापना की जाती है। अगर हम बात करें यहां कि वर्तमान में भारत में कितने परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं, तो आप एक क्रम से जरूर याद रखें। पहला याद रखें नरौरा, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इसी क्रम में दूसरा याद रखेंगे राउत भाटा, ये कहां स्थित है? तो ये राजस्थान राज्य में स्थित है। इसी क्रम में तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र याद रखेंगे, कहां है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में है। इसी क्रम में आप याद रखेंगे कैगा परमाणु संयंत्र कहां है? तो ये कर्नाटक स्थित है। इसी क्रम
क्रम में आप याद रखेंगे ककरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। साथ ही साथ अगर पूछा जाए कुडनकुलम और कलपक्कम परमाणु संयंत्र कहां स्थित है? तो ये दोनों तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह भी आपको याद रखना है। अब अन्य जानकारियों के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो आर वेंकट रमणी जी के बारे में अगर बात करें तो आप याद रखेंगे भारत के 16वें महान्यायवादी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आर वेंकट रमणी हैं। और किस अनुच्छेद में यह पद है महान्यायवादी? तो आप याद रखेंगे अनुच्छेद 76 में। और भारत के सबसे बड़े वकील या विधि के सबसे बड़े वकील के नाम से किसे जाना जाता है? तो महान्यायवादी को जाना जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ये लोकसभा में सदस्य के रूप में भाग ले सकते हैं बैठक में, तो आपका आंसर होना चाहिए हां भाग ले सकते हैं, लेकिन इनको वोट का अधिकार, मत का अधिकार नहीं प्राप्त है। आप इसको जरूर याद रखेंगे। इसी क्रम में कैग याद रखेंगे किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो कैग 148 अनुच्छेद में वर्णित है। अगर हम बात करें विनय मोहन क्वात्रा की, तो भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्रम क्या है? 36वां है। तो ये विनय मोहन क्वात्रा जी को नियुक्त किया गया है। इन्होंने हर्षवर्धन श्रृंगला जी का स्थान लिया है। अगर बात करें आर वेंकट रमणी की, तो के वेणुगोपाल जी के स्थान पे कौन नियुक्त किए गए हैं? आर वेंकट रमणी। और डी.वाई. चंद्रचूड़ जी के बारे में बात करें तो ये यू ललित जी के स्थान पर, जो कि 49वां क्रम में थे और 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? डी.वाई. चंद्रचूड़ जी नियुक्त किए गए हैं। इन्हीं के पिताजी भारत के सबसे अधिक लंबे कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन रहे हैं? तो इनके पिताजी हैं वाई.बी. चंद्रचूड़। आप ध्यान रखेंगे। अगले हमारे रिवीजन की सीरीज को पुनः हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, दिल्ली में युवा संवाद इंडिया @2047 कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन किसने किया? तो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर जी द्वारा किया गया। अगला हमारा है, वर्तमान में विश्व का सबसे ज्यादा रामसर स्थलों की सूची किस राज्य में स्थित है? तो भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कितनी है? 14 है। अगर बात करें टोटल कितनी है? 75 है। और राम आर्द्र भूमियां या रामसर स्थल कहां से स्थित है? तो 2 फरवरी 1971 ईस्वी में ईरान के रामसर स्थल पर एक कन्वेंशन, एक समझौता होता है, जिसमें आर्द्र भूमियों के संरक्षण के समझौता किया जाता है, जिसे आगे चलकर आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को। इसी क्रम में अगर बात करें कि भारत में वर्तमान में कितनी है? 75 है। और सबसे ज्यादा कहां है? तमिलनाडु राज्य में है 14। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश में है। पहला कौन था? तो आप याद रखेंगे पहली आर्द्र भूमि के रूप में उड़ीसा का चिल्का झील था। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। आइए इसी क्रम में अगले और लास्ट सेशन के प्रश्न को देखेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक को कहां आयोजित किया गया? यहां देखिए, पहला विकल्प दिया गया वाराणसी, दूसरा कोलकाता, तीसरा हरिद्वार, चौथा दिया गया है ग्रेटर नोएडा। यहां जो सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर भी सही होगा, कोलकाता में इसका आयोजन किया गया। और इसकी अध्यक्षता किसने की? तो वर्चुअली मोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। अगर हम बात करें कि इससे पहले बैठक कब बुलाई गई थी, तो राष्ट्रीय गंगा परिषद की इससे पहले 2019 में बैठक बुलाई गई थी। इसके बाद ये पहली बैठक है। क्या है? पहली बैठक है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो नदियों की सफाई इसका मुख्य उद्देश्य है, आपको याद रखना है। इसी क्रम में भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, महत्वाकांक्षी योजना के रूप में है। कौन सी है? तो नमामि गंगे योजना, जो कि हाल ही में चर्चा में भी है। तो आप ध्यान रखेंगे ये कब से प्रारंभ किया जाता है? तो 2014 में प्रारंभ किया जाता है। और हाल ही में यूएन के द्वारा विश्व के 10 पुनर्जीवित योजनाओं में किसे शामिल किया गया है? तो भारत की तरफ से नमामि गंगे योजना को यूएन के द्वारा शामिल किया गया है। इसी क्रम में आपको याद रखना है नमामि गंगे से, तो आप ध्यान रखेंगे गंगा नदी के बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? तो आप याद रखें हिमालय पर्वत के
गोमुख। कौन? गोमुख, या इसी को गंगोत्री या गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। और ये उत्तराखंड राज्य से संबंधित है, यहां से माना जाता है। और भारत में गंगा कितने किलोमीटर ये इनका प्रवाह है? तो आप याद रखेंगे 2525 किलोमीटर जो है ये गंगा का भारत में प्रवाह है। और सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में गंगा का प्रवाह सबसे अधिक है। इसी क्रम में आपको याद रखना है वाराणसी। कई बार ऐसा भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो आप याद रखें गंगा नदी के तट पर वाराणसी स्थित है। और यहां की आरती जो है विश्व प्रसिद्ध है। और यह आपको ध्यान रखना है कि इसे विश्व के सबसे पुराने शहरों या चिरातन शहरों के रूप में किसे जाना जाता है? तो वाराणसी को जाता है। अगर बात करें एससीओ की, तो संघाई सहयोग संगठन की, तो इसके द्वारा पर्यटन राजधानी के रूप में पहली बार किसे चुना गया है? तो वाराणसी को चुना गया है। यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में अगर हम बात करें कोलकाता की, तो यह हुगली नदी के तट पर स्थित है। और हाल ही में नीति आयोग के द्वारा हरिद्वार को आकांक्षी जिला घोषित किया गया है। यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में अगर हम बात करें ग्रेटर नोएडा की, तो अभी हम लोगों ने बात कर रखा है कि अंतरराष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान और जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का संबंध, राष्ट्रीय विरासत संस्थान की स्थापना कहां किए जाने की घोषणा की गई है? तो ग्रेटर नोएडा में किए जाने की घोषणा की गई है। ये सारे प्रश्न आप जरूर याद रखेंगे। आइए इसी क्रम में रिवीजन के लास्ट की सीरीज को देख लेते हैं। हाल ही में किस सरकार द्वारा राज्य के सभी खिलाड़ियों को सभी विभागों में 2% आरक्षण देने की घोषणा की गई है? तो यह कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया है। 100% हर घर जल प्रमाणन हासिल करने वाला हर घर जल उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो यह गोवा है। यह भी याद रखना है। इसी क्रम में दोस्तों ये 10 प्रश्नों की सीरीज यहीं पर समाप्त हो रही है और आपसे विदा लेने का समय आ गया है। और जाते जाते आपसे सिर्फ इतना कहना है कि चैनल के द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है, आपको पसंद आती है, तो आप चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप अपना और अपने परिवार का खूब ढेर सारा ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।